नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ जुडिशरी। माय नेम इज चांद कुबा। दोस्तों, हम हर दिन वस्तुओं का या फिर कई सारी सर्विसेज का आदान प्रदान करते हैं। ये सारा का सारा आदान प्रदान, इसी से हमारी इकोनॉमी चलती है और इसमें इन्वॉल्व होती है मनी। अब कहीं पे अमाउंट छोटा है तो हम कैश में पेमेंट कर देते हैं, बदले में अपनी वस्तु या सर्विस ले लेते हैं। अगर अमाउंट बहुत बड़ा है तो वहां पर कैश की बजाय हम चेक प्रेफर करते हैं। अब चेक होता क्या है? चेक एक तरह की इंस्ट्रूमेंट है। अब इसमें एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कोई प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने आपसे वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, बदले में मैंने आपको चेक दिया। आप वो चेक बैंक में ले जाकर लगाएंगे और बैंक मेरे अकाउंट से पैसा निकाल के आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। अब अगर मैंने आपको वो चेक दिया था, आपने मेरे पे ट्रस्ट किया था कि भाई वाकई में इसके अकाउंट में पैसा होगा, और आपने वो चेक जो है बैंक में लगाया। मान लीजिए बैंक ने आपको बताया कि भाई जिस व्यक्ति ने आपको ये चेक दिया है उसके अकाउंट में पैसा है ही नहीं, हम आपको उसके अकाउंट से पैसा कैसे दे दें। बस इसी को बोलते हैं चेक बाउंस हो जाना। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि भाई चेक बाउंस के जो केसेस होते हैं वो किन किन केसेस में चेक बाउंस माना जाता है, किन किन केसेस में वो क्या क्या पनिशमेंट मिलती है। साथ ही में अगर किसी का चेक बाउंस हो जाता है उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, क्या उसके ऊपर क्रिमिनल FIR हो सकती है, जेल कितने वर्षों की मिलती है, और जिस व्यक्ति को ये धोखा फेस करना पड़ता है, यानी कि जिस व्यक्ति को ये चेक दिया गया था, उसके पास क्या ऑप्शन बचता है, किस कोर्ट में वो जाए। ये सारे के सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन काफी पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन से। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी IQ जुडिशरी की ईयर एंड सेल आ चुकी है। आप अगर किसी भी स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप इस ईयर एंड सेल का फायदा उठा सकते हैं। आप हमारे किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन, किसी भी जुडिशरी स्टेट एग्जामिनेशन के कोर्स के लिए जब एनरोल करते हैं तो आप वहां पर CHAND का ये कोड इस्तेमाल कीजिएगा। वो कोर्स आपको एक बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा, 9,999 रुपीज़ में मिल जाएगा। इन कोर्सेज में आपको सभी मेजर माइनर लॉज, लोकल लॉज और साथ ही में आपके जो स्टेट के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स, लैंग्वेज, GS का पोर्शन चाहिए होता है वो आपको दिया जाता है। साथ ही में आपको प्री की टेस्ट सीरीज और हर फ्राइडे आपको मौका मिलता है आपके फैकल्टी से जुड़ के अपने सवाल पूछने का। आप इनका लाभ उठा सकते हैं। दूसरी बात ये कि दोस्तों, अगर आप मेरी PPTs को डाउनलोड करना चाहें या फिर PDFs लेना चाहें या फिर जितने भी मेरे सेशंस होते हैं उनके लिंक डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप इंस्टाग्राम की इस ID पे मुझे DM भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के इस मुद्दे की। देखिए, चेक बाउंस के केसेस में जो पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं, सबसे पहले उन तीनों पार्टीज को जान लेते हैं। अब एक एग्जांपल से हमने यहाँ पे समझा कि A ने B से, लेट्स से दिस इज A, ये B है। अब A ने B से कोई सामान खरीदा और उसको बदले में चेक मिला, तो यहां पर जिसने चेक दिया वो कौन है? B, और उसी को बोलते हैं ड्रॉर। यानी कि जिसने चेक लिखा उसको ड्रॉर बोला जाता है। क्या है? द मेकर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज कॉल्ड ड्रॉर। सो जिसने चेक को लिखा, मान लीजिए मैंने आपसे कोई सामान खरीदा और बदले में मैंने आपको पैसे देने की बजाय चेक लिख दिया, चेक कहा कि ये जाके मेरे अकाउंट से निकाल लो पैसा, तो मैंने चेक ड्रॉ कर दिया, इसको ड्रॉर बोलते हैं। ड्रॉई कौन है? द पर्सन देयर बाय डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड ड्रॉई। नाउ मैंने आपसे क्या कहा कि ये चेक ले जाकर बैंक में जमा कराइएगा, वहां से आपके खाते में पैसा आ जाएगा। सो मैंने अपनी इंस्ट्रक्शन बैंक को दी थी कि भाई मेरे खाते में जो पैसे हैं वो इनको दे दिए जाएं। सो मैंने इंस्ट्रक्शन किसको दी पेमेंट करने के लिए? बैंक को दी, और वो क्या हो गया? वो ड्रॉई हो गया। सो बैंक हमेशा यहां पर क्या होगा? ड्रॉई होगा। और पेई कौन है? जिसे मैंने पैसा देने का प्रॉमिस किया था, जिसके नाम मैंने चेक लिखा था, वो पेई हो गया। यानी कि जिससे मैंने वस्तु खरीदी, कोई सर्विस ली, उसको मैंने उसके बदले में जो पैसा देने का प्रॉमिस किया, जिसके लिeu में मैंने चेक दिया, वो व्यक्ति क्या हो गया? पेई माना जाएगा ना। ये तीनों पार्टीज इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। चेक बाउंस तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब चेक बाउंस या फिर डिसऑनर का जो प्रोविजन है वो कहां दिया गया है? देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का सेक्शन 138 इसके बारे में बात करता है। क्या कहता है? डिसऑनर ऑफ चेक फॉर द इनसफिशिएंसी एटसेट्रा ऑफ फंड्स इन द अकाउंट। बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, काफी इजी सेक्शन है, बड़ा मजेदार सेक्शन है। क्या कहता है? कहता है जी, वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन। सो किसके द्वारा चेक ड्रॉ किया जा रहा है? ड्रॉर के द्वारा चेक ड्रॉ किया जा रहा है।
चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट। अब यहां पर अमाउंट की कोई बंदिश नहीं है। अमाउंट वो छोटे से छोटा अमाउंट भी हो सकता है, बड़े से बड़ा अमाउंट भी हो सकता है। कोई अमाउंट के ऊपर, मनी के अमाउंट के ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। कहते हैं जी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट और अदर लायबिलिटी। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, डेट और लायबिलिटी के लिए चेक इशू हुआ होना चाहिए, तभी वो 138 के दायरे में आएगा। मैंने आपसे एक प्रॉमिस वैसे ही कर दिया था कि भाई मैं आपको गिफ्ट दूंगा, और गिफ्ट में मैंने आपको पैसा देने का प्रॉमिस किया था। वो जो गिफ्ट दे रहा हूं उसका अगर चेक बाउंस हो जाता है, वो मेरी लायबिलिटी नहीं है, वो लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है, तो वो यहां पर 138 में नहीं आएगा। क्या कहता है? कहते हैं जी वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन फॉर द पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट और लायबिलिटी। नाउ डेट यानी कि कर्जा उतारने के लिए या कोई लायबिलिटी देनदारी चुकाने के लिए मैंने आपको चेक लिखा, वो अगर बाउंस होता है तो वो 138 के दायरे में आएगा। इज रिटर्न्ड बाय द बैंक अनपेड, मैंने आपको चेक लिख के दिया, बैंक ने अनपेड ही आपको वो चेक वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ द मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ दैट अकाउंट इज इनसफिशिएंट टू ऑनर द चेक। अब जो अमाउंट ऑफ मनी चाहिए था उस चेक को ऑनर करने के लिए, जो अमाउंट ऑफ मनी चाहिए था, मान लीजिए चेक था 1 करोड़ का, मेरे खाते में थे 10 लाख रुपए, जो अमाउंट था वो इनसफिशिएंट था इस चेक को ऑनर करने के लिए, इसलिए बैंक ने अगर वो चेक वापस लौटाया है, सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू कमिटेड एन ऑफेंस। जिस व्यक्ति ने वो चेक लिखा था, he will be deemed to have committed an offense and shall be punishable with the imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine which may extend to twice the amount of the check or with both. So ऐसे व्यक्ति को 2 साल तक की सजा और चेक का जो अमाउंट था उससे दुगना फाइन और दोनों दी जा सकती है। सो 2 साल तक की सजा और फाइन कितना लगाया जा सकता है? चेक में अगर 1 करोड़ रुपए लिखा था तो 2 करोड़ रुपए तक का फाइन और दोनों, ये भी हो सकता है। सो ये है जी 138। नाउ चेक कई तरह से बाउंस हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि चेक के ऊपर आपने ओवर राइटिंग कर दी। ओवर राइटिंग मतलब क्या कि यहां पर पहले आपने लिखा 10,000, फिर उसको आपने काट कर इस तरह से 20 कर दिया, या 10 को आपने पहले टी छोटा लिख दिया था 10 में, फिर बड़ा करा, अब इसको ओवर राइटिंग कहते हैं। या फिर आपने क्या किया, चेक में ही क्या कर दिया, आपने वैलिडिटी ऑफ चेक एक्सपायर कर दिया। अब चेक में जो डेट डालनी होती है वो आपने गलत डाल दी। या फिर मान लीजिए चेक आपने कहा था कि भाई 10 दिसंबर तो 10 दिसंबर तक आप इसे एनकैश करवा सकते हो, 10 दिसंबर आपने डेट डाली, लेकिन जो चेक है वो बाद में प्रेजेंट किया जा रहा है 3 महीने 4 महीने ओवरड्यू होकर। उसके बाद क्या है, सिग्नेचर मिसमैच हो गए। फिर क्या है, मिसमैच ऑफ अमाउंट्स एंड डिजिट। अब देखिए इसमें 2 चीजें लिखनी होती हैं, आपको अमाउंट भी लिखना होता है। आप यहाँ पे चेक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पर आपको अमाउंट भी यहाँ पे लिखना होता है और यहाँ पे डिजिट में भी वो अमाउंट लिखना होता है। सो यहाँ पर आपने 10,000 लिखा, यहाँ पे आपने 1,000 लिखा, वो मिसमैच होने पर भी आपका ये जो चेक है वो बाउंस हो सकता है। सो कई तरह से यहाँ पर जो चेक जो है वो बाउंस हो सकता है। लेकिन 138 में मामला कब जाता है, जब इनसफिशिएंट अकाउंट बैलेंस के बेसिस पे चेक को बाउंस किया जा रहा है, तब जो है वो 138 में आएगा। अब जब चेक बाउंस हो ही गया, उसके बाद क्या करें? देखिए जब चेक बाउंस हो जाता है तो उसमें क्या होता है, बैंक आपको एक मेमो इशू करता है। सो पेई जो है, जो चेक को लेके गया था बैंक के पास पेमेंट लेने के लिए, उसे बैंक एक मेमो इशू करता है व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट बैलेंस इन द कंसर्न्ड अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल अब होगा क्या, वो जब मेमो इशू हो जाता है तो बैंक ने अपनी तरफ से कह दिया कि भाई ये चेक वाकई में हमारे पास आया था, लेकिन सामने वाले के पास पैसा नहीं है, इसलिए हम उसे वापस कर रहे हैं। अब है क्या, अब सबसे पहले पेई की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे एक इशू करना होगा नोटिस, उसे एक नोटिस इशू करना होगा इन राइटिंग टू द ड्रॉई डिमांडिंग द मनी। अब इशू करना होगा पैसा मांगने के लिए, उसे एक नोटिस इशू करना होगा। दूसरा क्या है, दिस नोटिस हैज टू बी इशूड विद इन 30 डेज ऑफ द चेक बाउंस। सो आपको यहां पर 30 दिन के अंदर अंदर वो नोटिस इशू करना होगा। आपको ये बताते हुए इशू करना होगा कि भाई आपका जो चेक आपने मुझे दिया था वो बाउंस हो चुका है, और ये इस दिन बाउंस हुआ है। मान लीजिए वो 10 दिसंबर को या 1 जनवरी को बाउंस हो रहा है, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर वो जो नोटिस है वो इशू करना होगा। उसके बाद क्या कहता है,
After the issuance of the check bounce notice, the payee must give him drawer the 15 days time period before receipt of the check bounce notice to pay the check amount. अब जिस दिन ड्रॉर को ये नोटिस मिल गया कि भाई तुम्हारा चेक बाउंस हो गया है, उस दिन से लेकर 15 दिन का समय जो है पेई को देना होता है. सो मान लीजिए मुझे एक नोटिस आता है कि भाई तुमने जो चेक लिखा था वो बाउंस हो गया है. वो नोटिस मुझे मिलता है लेट्स से 10 जनवरी को. सो 10 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक का टाइम जो है मेरे पास रहेगा, 15 दिन का टाइम जो है मेरे पास रहेगा. इन 15 दिन में मुझे पेमेंट करनी होगी. अब जब वो 15 दिन में भी मैंने पेमेंट नहीं की या ड्रॉअर ने जिसने चेक लिखा तो उसने पेमेंट नहीं की, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कहता है जी लीगल एक्शन कैन बी इनिशिएटेड बाय द पेई अगेंस्ट द ड्रॉअर विद इन द 30 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ दोज 15 डेज. सो मेरे 15 दिन कहां एक्सपायर हो रहे हैं? लेट्स से 25 जनवरी को मेरे 15 दिन एक्सपायर हो रहे हैं यहां पर. इसके बाद भी अगर मैंने पेमेंट नहीं की, यानी कि इन 15 दिन में अगर मैंने पेमेंट नहीं की, उसके बाद फिर क्या होगा? अगले 30 दिन में क्या होगा? जो पेई था वो मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले लेगा. मैं दोबारा इसको बताता हूं. मान लीजिए मैंने आज बैंक में ले जाकर चेक लगाया, या फिर मैंने किसी को चेक लिखा, उसने आज बैंक में ले जाकर वो चेक लगाया. बैंक ने कहा जी इसमें तो पैसा नहीं है, बाउंस्ड. वो चेक वापस आएगा मेमो के साथ. अब क्या करना होगा? अब जिसको मैंने चेक दिया था वो मुझे एक नोटिस भेजेगा कि भाई जिस दिन ये नोटिस मिलता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर मुझे पेमेंट कर दो. वो नोटिस मुझे मिल गया, उसके 15 दिन के अंदर अंदर मैंने पेमेंट नहीं की. जब मैंने पेमेंट नहीं की तो जो 15 दिन था, वो जो 15वां दिन था, उससे अगले 30 दिन के अंदर अंदर मेरे ऊपर लीगल कार्रवाई की जा सकती है. नाउ सेक्शन 138 के तहत जो लीगल कार्रवाई की जाती है उसमें 2-3 बातें हमें और जाननी चाहिए. पहली बात तो ये कि चेक मस्ट बी इशूड फॉर डिस्चार्ज ऑफ लीगली एनफोर्सिएबल लायबिलिटी और डेट टू कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर द एक्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई चेक जो है वो एक लायबिलिटी या फिर डेट के लिए ही जब मैंने इशू किया था, उसी के लिए अगर बाउंस हुआ है तो मेरे खिलाफ केस किया जा सकता है 138 में, अदरवाइज नहीं. दूसरा क्या है? अ चेक बाउंस नोटिस कैन नॉट बी इशूड इफ द चेक वाज इशूड एज अ डोनेशन, गिफ्ट और एनी अदर ऑब्लिगेशन. सो अगेन कोई डोनेशन गिफ्ट वगैरह के लिए मैंने अगर कोई चेक इशू किया था, उसमें ये जो 138 का नोटिस है मुझे नहीं मिलेगा. कहां पे कंप्लेन फाइल की जा सकती है, किस जगह पर? देखिए अब क्या होता है कि बिजनेसेस डिफरेंट लोकेशंस में होते हैं. मैं दिल्ली में रहता हूं, मैंने सामान मंगवाया मुंबई से, चेक इशू हुआ भोपाल में, कहां पर नोटिस जाएगा? या फिर कहां पर केस फाइल होगा? तो ये क्या कहता है? कहता है जी विद इन 30 डेज ऑफ 15 डेज एक्सपायरी ऑफ 15 डेज नोटिस पीरियड द पेई शुड फाइल अ कंप्लेन विद द मैजिस्ट्रेट एट एनी ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस. सो कोई भी जगह पर जो है कंप्लेन फाइल की जा सकती है पेई के द्वारा. पहली बात तो वहां पर जहां पर चेक को ड्रॉ किया गया था. दूसरा कहां पर? वेयर द चेक वाज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. अब मान लीजिए चेक ड्रॉ हुआ था मुंबई में, मेरा खाता, मुझे चेक मिला था, वो जिसने चेक लिखा था वो मुंबई में था, तो मैं मुंबई में भी फाइल कर सकता हूं. मेरा खाता दिल्ली में है, मैं दिल्ली में बैंक में जाकर गया था बैंक में पेमेंट लेने के लिए, तो दिल्ली में भी जो है यहाँ पर केस फाइल हो सकता है. वेयर द पेमेंट हैड टू बी मेड, कोई प्रॉमिस था कि भाई पेमेंट जो है भोपाल में की जाएगी, तो वहां पर भी जो है चेक का बाउंस का जो केस है फाइल किया जा सकता है. वेयर द चेक इज डिसऑनर्ड और वेयर द डिमांड नोटिस वाज सर्व्ड. सो इनमें से किसी भी जगह पर जो है ये केस जो है मैजिस्ट्रेट के पास जाके फाइल किया जा सकता है. अगला सवाल जो कि बहुत ही वैलिड सवाल है वो ये कि क्या एफआईआर भी करवा सकते हैं हम इसमें? तो यस, डेफिनेटली 2 ऐसे सेक्शन हैं जहां पर हम एफआईआर करवा सकते हैं. पहला है 420 एंड दूसरा है 406 आईपीसी का. क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है इसलिए यहां पर हम एक एफआईआर भी करवा सकते हैं. 406 आईपीसी किस बारे में बात करता है? पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. क्या कहता है? हुएवर कमिट्स अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और बोथ. सो अगेन क्योंकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो है ही, मैंने आपसे सामान लिया, बदले में चेक दिया, चेक नहीं चला तो मैंने आपका भरोसा तोड़ा है, क्रिमिनल ब्रीच है ये. तो यहां पर इसलिए 406 यहां पर जो आ गया. दूसरा क्या है? चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंक्लूडिंग इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी.
क्या कहता है, shall be punished with the imprisonment for either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. So again मैंने आपसे सामान तो ले लिया, बदले में आपको इंड्यूस किया कि चेक ले लीजिए, उसके बदले में आप मुझे सामान दीजिए, लेकिन वो चेक चला ही नहीं, तो चीटिंग हो गया। सो यहाँ पर भी 420 आ सकता है, जिसमें 7 साल तक की सजा और फाइन दोनों लगाया जा सकता है। सो ये था जी चेक बाउंस का पूरा सिस्टम जो हमने आज समझा, किस तरह से कंप्लेन फाइल होती है, किस तरह से सारा सिस्टम काम करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। बस आखिरी में बताना चाहूँगा कि आप ईयर एंड सेल का फ़ायदा उठाना ना भूलें। आपको इस ईयर एंड सेल में करना क्या है, हमारी वेबसाइट पे जाकर हमारे कोर्स के लिए आप एनरोल करते हैं जब, तो आपको CHAND का ये कोड इस्तेमाल करना है जब आप चेकआउट कर रहे होते हैं, और चांद का ये कोड इस्तेमाल करने पर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।